संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब यहां पर बात निकल के आती है कि शासन क्या है। बताओ, शासन की जब भी बात होगी इसमें सार्वजनिक जीवन के संचालन की बात की जाती है। शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। लिख लो इस चीज को, सार्वजनिक जीवन का संचालन अतः कॉन्स्टिट्यूशन देश के संचालन की एक मूल विधि है। एक मूल विधि है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सब नहीं होते, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन देश की मूल विधि है। इसे कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, कह सकते हैं नहीं? लिख दो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। बेहतर तरीके से लिखिए, मजा आएगा आपको, ठीक है डियर। अतः कॉन्स्टिट्यूशन देश की सर्वोच्च विधि है। क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द पावर या सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसे कह सकते हैं। देश की सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की हमने लगभग कई डेफिनेशन आपको बताई। इसमें लॉ की बात की गई है, इसमें देश के शासन को चलाने की बात की गई है नहीं की गई है। ये सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड है, ये फंडामेंटल रूल ऑफ द लैंड है या नहीं है? यानी कुल मिला के जिस देश का शासन चलाया जाता है, और शासन में क्या आता है निकल के? सार्वजनिक जीवन का संचालन। हम होल लाइफ का संचालन संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं या नहीं करते? रटना नहीं है आपको कतई। अब दूसरी बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो क्या संविधान को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं? ये मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन भी पूछा गया है, संविधान और संविधानवाद में अंतर बताइए। और आपको संविधानवाद आता ही नहीं है तो कैसे बता दोगे? बताइए संविधानवाद क्या है? संविधानवाद की जब जब बात आएगी, इसमें हम मनमानी नहीं कर सकते, इसमें मनमाने शासन की बात नहीं कर सकते। क्या कोई राजा, चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री अपने मन के अकॉर्डिंग चलाएगा शासन को? जनता के हित को ध्यान में रखेगा या नहीं रखेगा? रखेगा। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो संविधान का उल्लंघन है। लिखो संविधानवाद में मनमाना शासन नहीं है, इसमें मनमाना शासन नहीं है। तो फिर इसमें किसकी बात की गई है? सीमित शासन की बात की गई है। लिख लो, सीमित शासन की बात की गई है। और जब सीमित शासन की बात होगी तो आपको पता है कई सारी चीजें निकल के आएंगी। सीमित शासन में क्या होगा?
हम कैसे शासन की बात करेंगे? डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जिसमें लोगों का हनन ना हो। तो लोकतांत्रिक शासन की बात की गई है। लिखिए, अरे रटना नहीं है आपको, असली हीरो बनाऊंगा क्लास में। लोकतांत्रिक शासन की बात की गई है। पावर्स एक जगह होनी चाहिए या पावर्स अलग अलग होनी चाहिए? अरे डिवीजन होना चाहिए, पावर का होना चाहिए ना। एक ही जगह पावर होगी तो सब सिस्टम बेकार हो जाएगा। शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। शक्ति का क्या होना चाहिए? सेपरेशन, पृथक्करण होना चाहिए। न्याय की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी जो न्यायपालिका है वो कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी के अंडर में काम करेगी तो न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए ना। अच्छा, बिना अधिकार के व्यक्ति की कोई वैल्यू है? बताओ, कोई वैल्यू नहीं है, कतई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में संविधानवाद के तहत हमने ये देखा, लोकतांत्रिक शासन की बात की गई है। इसमें मनमाना शासन नहीं कर सकते आप, ठीक है। सीमित शासन की बात की गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है, लिबर्टी ऑफ जस्टिस पावर। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या किसी को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में कि जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी है, जहां संविधान नहीं होगा वहां संविधानवाद नहीं होगा। ठीक है, पूछ लेता है इसमें किस तरीके से दोनों सही हैं, एक सही है, एक गलत है, दोनों गलत हैं। इस तरीके का ऑप्शन आएंगे तो आप बनाओगे या नहीं बनाओगे? कभी पढ़ाई नहीं, पीटी दे रहे हो 6 साल से, आपका आंसर ही नहीं बनेगा। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला आपने? कंक्लूजन क्या निकाला आपने? लिख लो कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष आपने संविधान को पढ़ा, अभी मुझसे पढ़ा ना, संविधानवाद को भी पढ़ा, और पीटी का क्वेश्चन से आ जाए या इंटरव्यू में पूछ ले तो क्या कहोगे कंक्लूजन में दोनों को मिला के? बिल्कुल सही है। जहां संविधान होगा वहां क्या होगा? संविधानवाद भी होगा। यही तो कंक्लूजन है। अरे यही है, लिख लो निष्कर्षतः है या सामान्यतः जहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां संविधानवाद भी होगा। जहां संविधानवाद होगा वहां संविधानवाद भी होगा। ठीक है डियर। अब मैंने क्लास में बात की थी संविधान की, और दूसरी बात की थी मैंने राज व्यवस्था की। किसकी बात की थी बेटा? संविधान आपकी समझ में आ गया सही तरीके से। राज व्यवस्था क्या है ये बताओ। लिखिए, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। क्या है? संविधान का अनुप्रयोग है। इसका मतलब जानते हो अनुप्रयोग क्या है? संस्कार नहीं जानते, नहीं जानते। संविधान यूज होता है राज्य व्यवस्था के थ्रू। वेरी गुड। और आपने देखा संविधान यूज होगा तो मुद्दे निकल के आएंगे, इशू आएंगे सामने, नहीं आएंगे? आएंगे, ठीक है।
और उभर के आते हैं, तो जिन मुद्दों पे हम काम करते हैं वही तो राज्य व्यवस्था है। लिखो इसमें, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है, जब संविधान को व्यवहार में इम्पोज किया जाए या एक्सपेरिमेंट किया जाए, लागू किया जाए, तो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समक्ष रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। उन्हें समक्ष रूप में जो सामने निकल के आता है राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था एक तरीके से क्या है, पॉलिटी तो है। कल की क्लास में हमने यही तो बताया था कि हम पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम पॉलिटी पढ़ाएंगे, कल बोला था हमने। अब डियर, जब राज्य व्यवस्था की बात, हमने मुद्दे की बात की, शासन की बात की, व्यवहारिक पहलुओं की बात की, तो इसके भी कुछ तत्व हैं जिसके आधार पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तत्व समझने होंगे हमको, तो लिखो पॉलिटी के तत्व। पॉलिटी के तत्व तो पॉलिटी के तहत जब संविधान की हम बात कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो तत्वों में क्या आएगा, संसद का कानून आएगा। अरे कोई भी देश किससे चलेगा, संसद से चलेगा ना। तो पहली बात क्या आ जाएगी तत्वों में, पहली बात तो संसद के नियम या संसद के नियम या लागू या तत्व, कुछ भी लिख दो। हाँ, संसद का कानून लिख दो, लॉ ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कानून। दूसरी बात क्या आएगी, न्यायालय निर्णय देता है ना, उसकी बात हम मानते हैं। न्यायालय के निर्णय, रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पॉलिटी चिपका दूंगा आपके अंदर। न्यायालय के निर्णय। तीसरी बात, संस्थाएं संस्था, सोसाइटी, संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे, इशू, संस्थाएं और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे। नेक्स्ट लिखिए, धर्म, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि कारकों की, फैक्टर्स, राजनीति में भूमिका या उनकी भूमिका। आपने देखा इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, नहीं होती? अरे इशू तो निकल के आते ही हैं सब। अब कंपेरिजन करवा लेगा संविधान को राज्य व्यवस्था से। अभी तक हमने बात कर रहे थे किसकी, संविधान और संविधानवाद की। तो यहां पर जब क्वेश्चंस दो तरीके से बनेगा अगला कि संविधान और राज्य व्यवस्था, तो आपने देखा यहां भी डिफरेंस आ गया निकल के। बताओ क्या डिफरेंस निकल के आया, सोचो, दिमाग लगाओ। ये सवाल है, सवाल। अब तक हम बात कर रहे थे संविधानवाद की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, संविधान की और राज्य व्यवस्था की। तो हाईली डिफरेंस क्या है दोनों में। संविधान में हमेशा आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो ये कैसे पक्ष हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, सैद्धांतिक हो जाएंगे। लिखो इसमें खास बात क्या निकल के आएगी, क्या ये सैद्धांतिक है। हाँ, सैद्धांतिक है, जो बात है वो टूट नहीं सकती। अब बोलो कैसे,
जैसे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। ये सिद्धांत है ना, कोई छुआछूत नहीं करेगा। किसने दिया ये हमको? संविधान ने दिया। तो संविधान की व्यवहारिक बात हो गई है, सैद्धांतिक हो गई? सैद्धांतिक। लिख लो। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत, और किसी ने छुआछूत किया तो संविधान क्या कह रहा है? ये दंडनीय है, ये अपराध है। तो ये प्रिंसिपल बन गया नहीं बन गया? लिखो दंडनीय। इससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये कैसा है? दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 17 को फॉलो नहीं करेंगे तो आप, ठीक है, दंडनीय अपराध। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। संविधान किसकी बात करता है? सिद्धांतों की, कि ये मेरे सिद्धांत हैं क्योंकि मैं लिखे हुए पर चलता हूं। आपने कभी कभी ये सुना होगा कि लिखा के आगे बक्का की नहीं चलती, ये सीधी सीधी बात है। तो रिटर्न में आर्टिकल 17 है या नहीं है? सिद्धांत है या नहीं है ये? और आर्टिकल 17 में किसकी बात की गई है? छुआछूत का अंत। और कोई ऐसा करेगा तो ये कैसा है? दंडनीय अपराध है। क्लियर? अब आ जाइए, राज्य व्यवस्था क्या है? व्यवहारिक। लिखो व्यवहारिक। अब इसमें क्या होगा? क्या व्यवहारिक है? कौन सा? क्योंकि यहां पर हम दंड की बात कर रहे थे। क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, ये राजनीति में कोई पता नहीं है। कैसा दंड हो सकता है, कोई पता नहीं है। ठीक है, तो लिखो। अब दंड तो मिलेगा यहां भी, लेकिन हो सकता है ये अर्थदंड भी हो सकता है। अरे पनिशमेंट ये नहीं हो सकता। और एक दंड ये भी हो सकता है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है किसी का, ये भी दंड है। लिखो इसमें अर्थदंड, कारावास। अच्छा, मृत्युदंड आएगा इसमें? नहीं आएगा, मृत्युदंड भी आ जाएगा। लेकिन देखो बदल गए रूल, यहां एक ही था केवल। अर्थदंड, कारावास, मृत्युदंड सब लिख दो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये सब लिख दो। लेकिन तय कौन करेगा? ये सब कौन कानून? ये संसद ही तो तय करेगी कि किसको कौन सा देना है। और संसद किसके आधार पर चलेगी? मिल गया ना आंसर? पार्लियामेंट। तो जुडिशरी तो पार्लियामेंट में ही बनेगा। अरे जुडिशरी को जो कानून बना के दिया जाता है वो कौन देता है? संसद देती है। तो संसद बड़ी है ना। ठीक है, अब यही एक आर्टिकल 19 की बात करेंगे हम। लिखो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्लियर लिखा हुआ है, क्या बताओ? आर्टिकल 19 में किसका जिक्र है? आर्टिकल ये नहीं है एक तरफ से लिखवा दिए उनसे सवाल नहीं बनते। मैं आर्टिकल कनेक्ट करूंगा इन टॉपिकों के साथ में। गुड, वेरी गुड। आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपके विचार, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबके लिए। लिखो आर्टिकल 19 में, लिखो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहां पर सवाल आ रहा है कि अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति क्या है? अरे अभिव्यक्ति कोई एक तरीके की तो है नहीं। आर्टिकल 19 ये पहले तो कहता है प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कि व्यक्ति के पास विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन क्या विचार और अभिव्यक्ति जैसे ही हम राज्य व्यवस्था के तहत बात करेंगे तो ये तो बदल जाएगा। अच्छा, अभिव्यक्ति है क्या ये बताओ? हम डायरेक्ट यहां पर अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सब पूछे गए जो बता रहा हूं मैं क्लास यहां पर। अब जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। अरे स्वतंत्रता अभिव्यक्ति नहीं है? और प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगी तो क्या होगा?
प्रेस की स्वतंत्रता एक तरीके से मौलिक अधिकार नहीं है क्या? अरे वो आपने देखा छुपी हुई बातों को आगे लाके रखता है नहीं रखता है? रखता है ना। जैसे इंडियन एक्सप्रेस आपकी दबी हुई बातों को चौथा स्तंभ भी तो निकाल के लेके आता है। और यदि आपकी बात दब जाएगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स का भी हनन होगा, आपकी अभिव्यक्ति का भी हनन होगा या नहीं होगा? बहुत सारे केस हैं ऐसे। एक गुलाम नबी आज़ाद का केस था 2020 में, देखिए गुलाम नबी आज़ाद के केस को, ठीक है। वहीं आपने देखा है आर्टिकल 324, इसमें एक और बात करेंगे आर्टिकल 19 के साथ। आर्टिकल 324, ये 324 में क्या है? ये कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाता है, ये नहीं है कि रट लिए एक तरफ से। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, क्या इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर में काम करता है? स्वतंत्र है या नहीं इलेक्शन कमीशन? स्वतंत्र नहीं होता तो आपने देखा पारदर्शी संस्थाएं नहीं हो पाती आज। चुनाव आयोग कभी किसी के अंडर में काम नहीं करता। कैसी अभिव्यक्ति है वो उसकी? स्वतंत्र अभिव्यक्ति है ना, है या नहीं है? अब यहां से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आती हैं जिस पे हमको सीखना है। लगती है आचार संहिता। हेडिंग दे दो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। संस्थाएं, संस्थाओं की हम बात करें बेटा तो संस्थाएं आपने देखा है अलग अलग प्रकार की कई होती हैं, और विशेष करके ये 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? पहली संस्था कौन सी होगी ये बताओ, आपसे संस्था सवाल किया जाए तो। देखो सवाल पे सवाल गलत किए जा रहे हो आप। अभी पढ़ाया है मैंने क्लास में ना। संस्थाएं एक तो होती हैं ऐसे ही बना लो, एक होती है संविधान के अकॉर्डिंग बनती है, तो एक तो संवैधानिक संस्थाएं हो गई। यस, लिखिए संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसी में अग्रिम, ठीक है। दूसरी असंवैधानिक, यार नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। विधेयक कहाँ आएगा? वो तो इसमें आ गया सब, ठीक है। वो तो बॉडी है जो काम करेगी आगे चल के। एक तो संवैधानिक है और एक कैसी है? असंवैधानिक। इसको क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लिखो। तीसरी कौन सी होगी? प्राइवेट। और प्राइवेट में कौन होगा? गैर संवैधानिक। वेरी गुड, किसने आंसर दिया? गैर संवैधानिक, वेरी गुड। गैर संवैधानिक, क्या इसको भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फिर क्या कहेंगे इसको? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको क्या कहेंगे? यस। वही बताएंगे, अब आगे बताने जा रहे हैं। अब इन्हीं तीनों पर चर्चा करना है हमको, दोनों में नहीं, तीनों में डिफरेंस क्या है ये बताएंगे, ठीक है बेटा। अब हमको संस्थाओं के तहत ये पता चला कि एक तो संवैधानिक होती है संस्था, एक असंवैधानिक होती है और एक गैर संवैधानिक होती है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? संवैधानिक की। हेडिंग दे दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसकी खास पहचान क्या होगी? हाँ, आप जाओ, आपको जाना है आरटीओ, आप जाइए। जैसे पीटी में क्वेश्चंस आ जाए कि संवैधानिक संस्था की खास पहचान क्या होती है, उसमें ऑप्शन तो बहुत सारे देंगे। संविधान में होता है, लिखिए। तो संविधान में होगा तो इसे कौन बनाएगा? संविधान ही बनाएगा। लिख लो, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
इसे कौन बनाएगा बेटा? संविधान बनाएगा, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और एग्जाम्पल दो, संविधान क्या बनाएगा? अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, यस, आर्टिकल 324। एग्जाम्पल दे दो, जैसे चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल की बात करेगा? 324। ये बोला करो मुंह से ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। आर्टिकल 324, ठीक है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। और ऐसी एक संस्था और बताओ, यूपीएससी। लेकिन इसमें बात करेंगे इससे पहले भी वित्त आयोग, आर्टिकल 280 लिखिए। दूसरा वित्त आयोग, आर्टिकल 280। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, SC/ST कमीशन। लिख लो, SC/ST कमीशन। हेलो, बोलिए बोलिए। हम मंगा देंगे, अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। SC/ST कमीशन ये क्या है? संवैधानिक संस्था है ना ये। और इनका जो चीफ होता है वो पूरा एज ए कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर वैल्यू होती है। जैसे अभी रामशंकर कठेरिया थे, आपने देखा होगा। और ये कौन से आर्टिकल में आएगा SC/ST कमीशन? आर्टिकल 338, 338। ठीक है। SC/ST कमीशन है। इलेक्शन कमीशन 324 में आएगा और ये 338 में आएगा। और वित्त आयोग 280 में आएगा, यही तो आएगा। अरे इलेक्शन कमीशन 324, वित्त आयोग 280 और ST कमीशन 338। याद हो गया सबको? नहीं हो गया? 324, 280 और 338। बोलो सब लोग। 338 में क्या है? 324 में क्या है? अभी कल परसों हुआ है चुनाव। और 280 में क्या है? वित्त आयोग। पैसा ही पैसा है इसमें, ठीक है या नहीं है? अब क्या बोला हमने? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हेडिंग दे दो। दूसरी तो बात बताएंगे, ये तो संवैधान तो समझ ली ना आपने, ये तो समझ ले। अब दूसरा क्या हेडिंग दोगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी लिखवाने को आ जाए तो? अरे कुछ नहीं, एक लाइन में बोल दो, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके खिलाफ। क्या करना है ज्यादा आपको डेफिनेशन देके? क्या करोगे इस दिमाग में लाद के? अरे जो इसके खिलाफ है वो कैसी हो गया? संवैधानिक हो गई, सीधी सीधी लिख दो संविधान के खिलाफ, और कुछ लिखना ही नहीं आपको। ज्यादा समझ के करोगे क्या? सीधा आंसर मिल गया आपको। क्यों बेटा, ये क्लियर है नहीं है? अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ जो चीजें होंगी। जैसे अभी क्लास हो रहा है, तुम नाच रहे हो क्लास में, ये क्लास के खिलाफ है। क्लास का संविधान ये था, ये नहीं था। देश में महिलाओं का सम्मान करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संविधान के खिलाफ ये तुम जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तीसरी क्या थी बेटा? हेडिंग दे दो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लास का क्लास में तैयार होगा सब, टेंशन मत लो बेटा। ये क्या होगा? गैर संवैधानिक में क्या होगा? बेटा
वे संस्थाएं जिनका स्रोत संविधान में नहीं है। लिखो, वे संस्थाएं जिनका स्रोत संविधान में नहीं है। भैया इसका मतलब क्या हुआ? संविधान में नहीं है लेकिन क्या करेंगे? वो संविधान की तरह नियम फॉलो करेंगे, है ना? संविधान के पैरेलल हैं वो, बता रहे हैं। हाँ लिखिए, नहीं है लेकिन वे संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं। इसका मतलब संविधान की तरह हो गई है। अभी ये अंतर आ गया, अमन आ गया ना? लेकिन वे संविधान के हाँ आदर्शों को पूरा करती हैं। बताओ क्या हो सकता है इसमें एग्जाम्पल? आपने देखा है योजना आयोग था या नहीं था? इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं था। हमने व्यवस्थाओं के लिए बना दिया था कि 5 साल में ये काम करेंगे हम, इसमें नहीं होता तो अगले 5 साल में करेंगे। अब नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को खत्म करके क्या ले आए इसकी जगह? नीति आयोग ले आए। तो लिख दो नीति आयोग। ये संविधान की तरह ही तो काम कर रहा है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग बेटा। और क्या है एक और बताओ, एग्जाम्पल दो। आपने देखा है एक मानवाधिकार आयोग भी बना है जो इसी की तरह काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन। लिख लो मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशंस। इन लोगों के पास जाते हैं, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट की तरह ही डिसीजन देते हैं। इनमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो इसका चीफ होता है। 2 साल या 3 साल इस पर काम करने को मिलता है इसके लिए, चीफ जज की हैसियत से। तो वही हो गया, वही रूल हो गया, वही फॉलो हो गया। संविधान में नहीं था लेकिन संविधान की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो वैलिड हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमने बुलाया था आपको, आप आ जाइए, आ जाओ। नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। आपने कहा तो हम आ जाएंगे, आ जाइए। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप रुको, हम अभी बोलते हैं। सब सुनेंगे, मुझे क्लास से निकलने दो, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको। क्या बताया था मैंने? जो संविधान में दिया है उसके जस्ट अपोजिट। संविधान में है ही नहीं, हो तुम वो काम कर रहे हो जो संविधान को फॉलो नहीं हो रहा है, वो असंवैधानिक हो गया। संविधान का उल्टा, उसके खिलाफ उल्लंघन करना। जैसे संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे तब नौकरी मिलेगी, और तुमने ऐसे ही पहुंच गए, तो संविधान के खिलाफ नहीं है वो, तुम भगा देंगे वहां से। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। मानवाधिकार आयोग उसी की तरह काम कर रहा है ना। गैर संवैधानिक संस्था है ये, लेकिन है बेटा चल रहा है। एक्स्ट्रा जो बनाए हैं कई सारे कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए हैं, लेकिन लोग वही होते हैं, लेकिन पैरेलल काम कर रहे हैं ना उसके। टू बी क्लियर। अब अगला सवाल इसी में से बनेगा, सांविधिक संस्था। हाँ बेटा, ठीक है, यहां लगेगा मान लो सांविधिक संस्था। इसमें बेटा जो संसद और विधायिका होता है वो काम करती है। बहुत बार सवाल पूछे गए ये। जो संसद और विधायिका के कानून की देन है, संसद और क्या विधायिका, इन दोनों की देन है ये, या इन्होंने बनाई है ये। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपका नाम लिया था कि मानवाधिकार आयोग, ये किसने बनाया होगा बताओ? संसद ने बनाया होगा। ये मैंने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे लिख लो। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब इसी में आएंगे।
मैंने उसी का जो पूर्व में पढ़ाया उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपका सवाल बन जाए। अब दूसरा मान लीजिए आपसे पूछ ले कार्यकारी संस्था कौन सी है। बेटा इसमें क्या आएगा ये बताओ, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको अभी। कार्यकारी संस्था इसे कौन बनाएगा? संसद। और संसद का मतलब कार्यपालिका बनाएगी। कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है, तो डायरेक्ट लिख दो कार्यपालिका और राष्ट्रपति बनाता है। कार्यपालिका और राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित होती है कार्यपालिका। यस, अरे नीति आयोग इसका एग्जाम्पल है यार, सीधा सीधा नीति आयोग बनाया है ना, क्यों जा रहे हो कहीं दूसरी जगह। कार्यपालिका ऑब्लिक राष्ट्रपति के आदेश से बनता है, जैसे नीति आयोग। ठीक, अब आपसे यही लिखवा ले कि संविधान का वर्णन किसके अकॉर्डिंग किया गया है, तो संविधान के वर्णन में क्या लिखोगे। मान लो मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बहुत शॉर्ट में लिखवा ले, तो सबसे पहले हम उसकी जो भाग हैं, आर्टिकल हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको सब बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। और तुम लिखे जा रहे हो बहुत सारी डेफिनेशन आगे पीछे की, तो मार्किंग नहीं होगी, कुछ देगा ही नहीं आपको। तो संविधान के वर्णन की जब जब बात होगी तो इसमें लिखिए पार्ट कितने हैं बेटा? 22। ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखना है 22। भाग को चैप्टर भी कह सकते हैं। आर्टिकल कितने हैं बेटा? 395। अनुच्छेद को खंड भी कहते हैं, याद रखना। खंड का मतलब क्या है? ये क्लॉज, सब क्लॉज, सब क्लॉज में भी बटा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 19A 19A का B सब आता नहीं आता, सब क्लॉज भी यहाँ डिफाइन करिए। क्लॉज, सब क्लॉज। और इसमें क्या दिखाएंगे जब संविधान के वर्णन की बात करेंगे? तो शेड्यूल्स दिखाएंगे। और ना इसमें क्या क्या दिखाना है? एक दिखाएंगे पार्ट 5, स्पेशली पार्ट 5 जरूर दिखाएंगे इसमें। पार्ट 5 में क्या आएगा ये बताओ? ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको हम? इसको कहते हैं पूरे को कुल मिला के संघ का शासन, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, सब आ जाएगा इसमें बेटा। पूरा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सब आ जाएगा। तो लिख लो संघ का शासन। संघ का शासन यानी राष्ट्रपति आएगा नहीं आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा नहीं आएगा? आएगा। लिखो अब अनुसूची का डिफाइन करना है हमको। हेडिंग दे दो अनुसूची। अनुसूची, अनुसूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या कहते हैं? शेड्यूल्स। हाँ ठीक है। अनुसूची की डेफिनेशन क्या है ये बताओ? जैसे टिप्पणी लिखवाने को आ जाए इसी पे, ये करो मरो का क्वेश्चन नहीं है, या इंटरव्यू में पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इंटरव्यू में कि अनुसूची क्या है डिफाइन करिए। अब क्या बताओ?
अच्छा, अनुसूची कहाँ पाई जाती है संविधान में, ये बताओ। लिखिए, अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाती है। अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली या पाई जाती है, लिख लिया, पाई जाती है या पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है जो कि संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। ठीक, देखो, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 14, और आर्टिकल 4, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4, ये किस में आए बताओ? प्रथम अनुसूची में तो आए हैं। आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 यानी 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक की चर्चा किस में की गई है? प्रथम अनुसूची में। ठीक है। अच्छा, ये तो आप जानते ही, उसमें क्या है? आर्टिकल राज्य के नाम, उनके टेरिटरीज, सीमा, बाउंड्री। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सब बात की गई है। तो आर्टिकल 1 में प्रथम अनुसूची के तहत राज्यों की बात है, ये सबको पता है। ठीक है। अच्छा, अब अनुसूची 2 की बात करेंगे। अभी हम आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अनुसूची 2। इसमें क्या है बताओ? वेतन और भत्ते, अनाउंसेस। लिख लो, वेतन आदि से जुड़े हुए प्रावधान, वेतन आदि से जुड़े हुए प्रावधान अनुसूची 2 में बात की गई है। और बेटा तीसरे में क्या दिया गया है? वेरी गुड, शपथ का प्रारूप, शपथ का प्रारूप। चौथे में क्या है? अपर हाउस, मतलब क्या कहेंगे इसको? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। लिख लो, राज्यसभा में किसका आवंटन बेटा? सीट्स का, स्थानों का आवंटन। पांच में क्या है बेटा? SC ST का प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रशासन से जुड़े हुए नियंत्रण और प्रावधान। अब कौन सी हो गई? छठी में क्या है बेटा? हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ बोलो। SC ST के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े हुए प्रावधान। यस। छठी में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। इसमें 3-4 राज्य हैं। ST क्षेत्रों के प्रशासन की व्याख्या लिख लो एकदम, कितने भी राज्य बन जाएं, जहां जहां होगा इसका हम इसी में देंगे। छठी में ST
क्षेत्र के प्रशासन की व्याख्या, यस नहीं, हाँ ये छठी में है, इसमें से त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम ये हैं, ठीक है। 7वीं कोई खास नहीं है उसमें, हाँ हाँ उसे मतलब हो गया। 8वीं बोलो, हाँ की व्याख्या। 8वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। 8वीं 7वीं में कुछ नहीं है, ठीक है। बस विषयों का बंटवारा। 8 में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना से। भाषाओं का उल्लेख, ठीक है बेटा। और भाषाएं कितनी हैं? 22। तो डायरेक्ट लिख दो 22 भाषाओं का उल्लेख। 18 थी, नहीं इससे पहले 18 थी, एक साथ 4 जुड़ी हैं, ठीक है। डोगरी, संथाली ये सब जुड़ी है, ठीक है। अब लिखो बेटा नवी 9। 9वीं में क्या है बेटा? हाँ, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के नियमों की व्याख्या। भूमि सुधार और लैंड होल्डर्स यानी जमींदारी उन्मूलन के नियमों की व्याख्या। हाँ, नवी अमेंडमेंट से जुड़ी है, बाद में जुड़ी है, पहले 8 ही तो थी, ठीक है। अब 10वीं आ जाएगी। 10 बहाने करके ले गई दिल। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल की बात की गई है, यानी 10 बहाने मतलब 10वीं अनुसूची में, और बदल का मतलब 52वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया 10वीं अनुसूची। 10 बहाने करके ले गई दिल। 10 मतलब 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की गई है, और आर्टिकल पूछे तो कौन सा है? अमेंडमेंट, बदल 52 है, दल बदल 52 ही तो हो गया। दल माने 10वीं अनुसूची, मजे से पढ़ो। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? यस। 11वीं लिखो, जैसे आप समाजवादी पार्टी से एमएलए बनी हो तो भाजपा, हाँ भाजपा में नहीं जा सकती, वो उनकी सदस्यता चली जाती है, या फिर 2/3 बहुमत के साथ सारे लोगों को तोड़ के ले जाओ, वो किसी में दम नहीं है। अब दल बदलू लोगों पे प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ बेटा बताओ। सर जैसे अभी महाराष्ट्र की जब गवर्नमेंट बनी थी तो सर उसमें भी तो दल बदला गया। वो क्या मामला था? हाँ वो क्या मामला था? वो खरीद फरोख्त हुई थी, दल बदले थे लोगों ने, लेकिन सारे के सारे लोग खरीद लिए गए। 2/3 बहुमत, लगभग 68-70%। तब सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन इससे नीचे होंगे तो सदस्यता चली जाएगी। अब जैसे अखिलेश यादव जी आजकल ये कहते हैं कि 100 लाओ और मुख्यमंत्री पद पाओ, ये 100 से कम टूट के आएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है उनकी, इसीलिए तो कहते हैं कि 100 तोड़ के लाओ कम से कम। हम सीजनेबल ऑफर दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को, क्योंकि उनके पास 115 के आसपास है, सरकार बनाने के लिए 202 चाहिए, वो कहते हैं 100 तोड़ लाओ और सरकार बना लो। 10 टूट आए, 20 टूट आए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वहीं कोई मान लो पार्टी ऐसी है कि जिस पर 2 ही विधायक हैं, तो 2 टूट आए तो वो पूरे बैलेट माने जाएंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ रेशियो पूरा हो गया ना। 100% टूट गए, वो 2 में 2 आ गए। तो किसी का 1 है, 1 टूटा है तो वो 100% माना जाएगा, वो भी 100% हो गया। अब जैसे लोक दल के 7-8 विधायक हैं शायद, 5-6 टूट आए, हो गया काम। 5 टूट आए तो हो जाएगा काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा विधायक हैं तो उनके ज़्यादा टूटने चाहिए, तब बात बनेगी, ठीक है। चुनाव नहीं होगा, फिर मुख्यमंत्री मेजोरिटी होगी ना, फिर तो
बहुमत की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप देंगे, राज्यपाल उसी बेस पर मुख्यमंत्री बना देंगे। चुनाव तो तब होता है जब विधानसभा डिजॉल्व हो जाए, भंग हो जाए, या तो सिफारिश पे हो जाए, चाहे अयोग्य हो जाए एमएलए। ठीक है, अब 11 हो गए, 12 11 में पंचायती राज लिख लिया, पंचायत की पावर्स एंड जिम्मेदारी 11 में लिख लेना। इसमें पंचायत की क्या है, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंचायती राज की पावर्स या पंचायत की पावर्स और जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब पंचायत की तरह नगर पालिकाएं शहर में, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर पंचायत होती है, फिर नगर पालिका होती है, फिर महानगर होता है, और फिर वृहत नगर होते हैं। जैसे मुंबई, हम कहाँ बैठे हुए हैं, नगर पंचायत में। हमारी कोचिंग प्रतिष्ठा IAS एकेडमी कहाँ चल रहा है, महानगर में। अलीगढ़ क्या है, महानगर है ये, हैं? दिल्ली इसी में आता है, महानगर है। ठीक है, लेकिन दिल्ली और मुंबई ये वृहत नगर में आते हैं, इससे बड़े हैं ये, इनकी आबादी बड़ी है। ठीक है, और हाँ, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस सबसे छोटी होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर न्याय पंचायत, न्याय पंचायत के ऊपर होती है ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत के ऊपर भी छोटे छोटे शहर होते हैं, कस्बा, जिनको कहते हैं नगर पंचायत, जैसे छर्रा, जैसे एगलास, जैसे खैर, जैसे ये सब। फिर आते हैं उससे थोड़े से बड़े नगर पालिका, जैसे अतरौली, कासगंज। सिकंदराबाद नगर पालिका है, क्या है, तहसील तो अलग इकाई है, नगर पालिका होगा वो, नगर पंचायत से बड़ा होगा। फिर उसके बाद में आते हैं 10 लाखी शहर, जिसमें अलीगढ़ है, इसको क्या कहते हैं, महानगर। लेकिन हाथरस नगर पालिका में आता है, हाथरस छोटा है, अलीगढ़ बहुत बड़ा है। जैसे आगरा है, महानगर है, मेरठ है, महानगर है, बनारस है, महानगर। मंडल से कोई मतलब नहीं है, मंडल एक अलग इकाई है। ठीक है, तो इसी तरीके से 12वीं अनुसूची लिख लो। मैं आधा घंटे में कॉल कर रहा हूँ आपको, आधा घंटा बचा है अभी क्लास का, फिर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ अपने आप ही। ठीक है, ठीक है। कोई बैनर फैनर लगाता है हमारा, तो उसके भाई को किसी ने मार दिया है। बेचारा कॉल कर रहा है। ठीक है, इसमें किसकी बात करेंगे हम, नगर पालिका की, पावर्स ऑफ नगर पालिका या नगर पालिका की शक्ति। ठीक है, अभी तो हम आपको खिला रहे हैं, अरे बहुत कुछ खिला दिया, देखिए डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आप, इतना खिला देंगे। अब अगला हेडिंग दे दो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का परिचय। संविधान का परिचय, इसमें क्या आएगा संविधान के परिचय में, बताओ। बेटा ना, इसमें 3 चीजें आएंगी संविधान के परिचय में। क्या क्या, गैस करो। संविधान आया क्यों, और नाम क्यों आया, क्या क्यों, कैसे का मतलब निकला, वही सब बताने जा रहे हैं। ठीक है, संविधान एक व्यवस्था थी, और संविधान के परिचय के तहत हमने 3 चीज़ों का उल्लेख किया है। किस किस का बताओ, संविधान में क्या आता है ऐसा। देखो, प्रस्तावना डायरेक्ट करोगे तो आपको मार्किंग नहीं होगा, ना ही प्रश्न बनेगा आपका। सबसे पहले आएगा संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आएगा, संविधान का दर्शन। अब इस दर्शन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा इन सारी चीजों को। जैसे सबसे पहले दर्शन में क्या आएगा, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, और क्या आएगा दर्शन में, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार।
वो इसी में आएंगे, लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। प्रस्तावना आएगी, फंडामेंटल राइट्स आएंगे यानी मौलिक अधिकार आएंगे पूजा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आएंगे जिसको डीपीएसपी कहते हैं। और क्या आएगा? कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। अरे जब हम मौलिक अधिकार लेंगे तो मौलिक कर्तव्य भी तो हमारे होने चाहिए। पापा से पैसे लेंगे तो पापा का रिस्पेक्ट करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, हैं? हाँ बिल्कुल। अरे फंडामेंटल राइट्स आपने देखा राज्य के खिलाफ होते हैं, तो राज्य की रक्षा करना भी तो हमारी ड्यूटी है। वो सब बताएंगे कैसे ड्यूटी है। ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज आती है इसमें, एक चीज हमने बता दी संविधान के परिचय में, संविधान का दर्शन क्या होता है। दूसरा लिखिए, सरकार का गठन इसी में आएगा। इसी के बेस पर लिख देना, सब बता रहा हूं। संविधान का गठन, इसमें क्या आएगा बेटा? 3 चीजें आएंगी। बताओ क्या क्या आएगी? लेजिस्लेचर, आपको ही लग रहा है, आप कुछ आजकल पता नहीं। लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों पावर किस में आएंगी? इस सरकार का गठन, यही तो है मेन चीज। और है क्या? क्लियर? ठीक है। अब तीसरा विविध, इसके अलावा कुछ चीजें और आती हैं। विविध, विविध केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, बोलो। ये एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। केंद्र राज्य संबंध लिख लिए। दूसरा क्या आएगा? क्या बचा बताओ? नागरिकता, सिटीजनशिप। ना, ये दर्शन में ये चीजें नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने देखा है पूरे संविधान को हमने सिस्टम से बांटा है पावर में। ये सारी पावर मिक्स हो जाएंगी तो संविधान का मतलब नहीं रहेगा कोई। नागरिकता, अब जैसे देखा होगा निर्वाचन है, निर्वाचन अलग है अपने आप में, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। निर्वाचन इसी में आएगा बेटा। नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप किसी के दबाव में दे देंगे हम? बाहर के लोग आपने आते हैं, भारत की नागरिकता मांगते हैं, तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके लिए। इतने साल रहेगा, फिर उसका चाल चलन देखा जाएगा। ठीक है, सीमा हैदर आज भी भटक रही है। क्या हो गया बेटा? निर्वाचन। पंचायत और नगर पालिका इसी में आएंगी। पंचायत किसको? इलेक्शंस। पंचायत विलेज सिस्टम, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटीज। ये सब लिख लिया। अब इसी में आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार क्या होती है। क्या ब्लफ कर रहा है ये? अभी भी कर रहा है? अच्छा, बोर्ड ब्लफ कर रहा है क्या? देखो कहीं नहीं कर रहा। वो कोई इंटरनल प्रॉब्लम है आपको। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप फिजिकली कमज़ोर होते हैं या तो भूख लगा हो, नहीं मेरी बात को मानिए, आंखों से अंधेरा होता है, आंखों से अंधेरा होता है। इसको अमन को बार बार लग रहा है।
अब बेटा ये बताओ, हाँ अब इसमें बात करेंगे सरकार की। किसकी बात करेंगे? सरकार की। सरकार की डेफिनेशन क्या होगी ये बताओ? पावर तो होती है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? लिखो, वह संस्था जो शासन चलाने का काम करती है। वह संस्था जो शासन चलाने का काम करती है। सरकार में और क्या आएगा? अभी बताया है आपको, विधायिका। ये क्या करती है? पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ, ये कानून बनाती है। इसका काम क्या है? कानून बनाना। तीसरी चीज और क्या आएगी इसमें सरकार में बताओ? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर। ये क्या करती है? इन्फोर्स द लॉ, ये सख्ती से किसी भी काम को करवाती है। ठीक है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इन्फोर्स पावर। ठीक है, और क्या बचा बेटा इसमें? न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी? यस, ठीक है, जस्टिस पावर का करेगी ये। ठीक है, अब इसमें हमको बेहतर तरीके से जो काम करना है, इन टॉपिकों पर काम करना है। इस पे काम करेंगे कल। दैट्स एनफ फॉर टुडे। अब ये जो मैंने आज कराया है, इसे घर पर जाके पढ़ना अच्छे से। संविधान की ऐसी भूमिका बना दूंगा आपकी, ऐसा बेस बना दूंगा कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं अलग से। उसे कह दो, उसे चेतन से बंद कर दो। ठीक है, तो सेकंड क्लास में मिलते हैं हम आपसे। वेलकम।